गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? कैसे हो सर? ठीक है सर। In previous classes, I have discussed about the types of colloidal solution, in which it was also discussed about the micelles when the soap solution is formed. It will form. It consists of two parts. Soap consists of two parts, head and tail. Since the tail is made up of hydrocarbon, contains only hydrogen and carbon, that is alkyl group. For example, sodium stearate C17H35 ना COONA ना। तो यहाँ पर इसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो लॉन्ग होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होने की वजह से, जिसको हम लोग टेल बोल देते हैं। और हेड जो होता है वो पोलर होता है। पोलर क्यों होता है कि सोडियम और कार्बोक्सिलेट आयन है, प्लस माइनस चार डेवलप है, इसलिए वो पोलर होता है और उसको हम लोग हेड कह देते हैं। और हेड पोलर होने की वजह से यह हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रा मीन्स पानी और फिलिक मतलब अट्रैक्शन लव। यह वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होता है, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं। while the tail is hydrophobic because it is water repellent ना। it is non polar, यह नन पोलर होता है, जिसके वजह से वाटर रिपेलिंग, और वाटर क्या है, पोलर है। तो पोलर और नन पोलर में कोई तालमेल नहीं बैठता है, अट्रैक्शन नहीं होगा ना, तो यह वाटर रिपेलिंग होगा। और फोब मतलब होता है हेट, नफरत करना, और हाइड्रा मीन्स पानी, तो इसे पानी से नफरत ही माने मतलब कि वाटर रिपेलिंग है ना। और जब आपको कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट हो और वह स्मॉल अमाउंट में हो, देन इट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। बट आफ्टर ए पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू एसोसिएटेड कोलोइड। और वह जब पार्टिकुलर टेम्परेचर हो जाए, अचीव कर ले, पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन अचीव कर ले, तो उस कॉन्सेंट्रेशन के बाद यह किस चीज में बदल जाता है, एसोसिएटेड कोलोइड में बदल जाता है ना। इसका क्लीनिंग एक्शन हम लोग कल डिस्कस किए थे, ठीक है। देखिए, अगर जैसे सोप ले लिए और उसका पानी में हम लोग घोल दिए, तो अगर कम मात्रा में हो तो देखिए सोप जो होगा ऊपर में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जाकर रहेगा, यह नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। बट व्हेन द concentration of the soap is high ना, it crosses the critical micelles concentration, then it forms micelle, तब यह micelle का फॉर्मेशन कर देता है, in which the head are present toward the periphery of a circle and tails are projected toward the center, और इस तरह से बन जाता है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आप इसका ब्यूटीफुल डायग्राम देखिए, आप किसका डायग्राम शोइंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड ना। आपका जो हेड होता है पोलर होता है, और पोलर होने की वजह से यह वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि वाटर भी पोलर होता है, इसलिए हाइड्रोफिलिक कह देते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन में डाला हुआ है आपका, और इसका ये सब जो देख रहे हैं वो टेल है, ये हाइड्रोकार्बन का बना होता है, और हाइड्रोकार्बन नन पोलर होता है। और नन पोलर और पोलर के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक कह देते हैं। हाइड्रो मीन्स पानी और फोब मीन्स हेट, नफरत ना, रिपेलिंग, इसलिए वाटर से रिपेल करेगा, दूर भागेगा, ठीक है। इस तरह का ये होता है। नेक्स्ट देखिए, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। हम लोग करते क्या है कि पहले मिसेल्स का फॉर्मेशन करा दिए, मतलब कि हम लोग सोप सोल्यूशन या डिटर्जेंट सोल्यूशन बना ली पानी में घोल करके। इसके बाद कपड़ा उसमें हम लोग डाल देते हैं, कपड़ा डालने के बाद उसको इस तरह से रिंज करते हैं। रिंज करने का पर्पस क्या होता है कि उसमें आपका हर एक थ्रेड में क्या कहा जाता है, सोप सोल्यूशन चला जाए। जब सोप सोल्यूशन चला जाएगा तो उसमें होगा क्या कि द ऑयली सब्सटेंसेज, डेट डस्ट ग्रीजी सब्सटेंसेज विच आर हाइड्रोफोबिक ना, वह वाटर से दूर भागता है। वह क्या होगा, सोप सोल्यूशन का जो टेल है आपका मिसेल्स का, उसके तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा ना, और उस पर चिपक जाएगा, ठीक है। और उस पर जब चिपक जाएगा, और जब हम लोग करते क्या है, कपड़ा को पानी में डालते हैं, तो पानी जो होगा हेड को पकड़ के क्या करेगा, खींचेगा, तो उस पर उसके टेल पर अटैच जो ग्रीजी ऑयली सब्सटेंसेज होंगे, ठीक है, उसको रिमूव कर देगा, इससे कपड़ा साफ हो जाता है। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन आप पूछेंगे या मैं पूछूं? हेलो एवरीबॉडी।
बेगूसराय। फिर पूछिए सर। चलिए, जैसे हम लोग ब्लड ले लिए, अब ब्लड में फिटकरी घोल करके डाल दी, कोगुलेट कर जाएगा। दूध ले लिए, दूध में फिटकरी डाल दीजिए घोल करके, दूध फट जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, मतलब थाका बन जाएगा। ठीक है, तो दूध भी कोलोइडल पार्टिकल है, ब्लड भी कोलोइडल पार्टिकल है, ब्लीडिंग होने लगता है तुरंत, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, या जिसका ब्लीडिंग हो रहा हो, ठीक है, कोई आपको रोड पर मिल जाए तो सबसे पहले उसको सैलून से उठा करके फिटकरी लाइए, घोल करके दे दीजिए, ब्लीडिंग बंद हो जाएगा ना। इतना तो जरूर हम लोगों को करना चाहिए। तो आखिर वजह, जैसे कहने का मतलब है कि कोलोइडल सॉल्यूशन में जब कोलोइडल पार्टिकल है और वो अगर कोलोइडल पार्टिकल में कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाए तो कोगुलेट कर जाता है। तो यहाँ पर जो सोप सॉल्यूशन बन रहा है, तो क्या सोप सॉल्यूशन आपस में क्यों नहीं एक्युमुलेट हो जाता है, इतना हो जाता है कि वो हेवी मास में बदल जाए, और हेवी मास में बदलने के बाद वो सेटल डाउन हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, सब सॉल्यूशन हमेशा ऊपर रहता है, ऐसा क्यों? यही क्वेश्चन है मेरा। देखिए, सब सॉल्यूशन वाटर जो, रिपेल हाँ बेटा बोलिए। वाटर रिपेल करते रहता है ना सर। देखिए, इसका आंसर ऐसे दीजिए, सोप सॉल्यूशन जो होता है कोलोइडल सॉल्यूशन है, और वह निगेटिवली चार्ज है। कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और निगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आएगा तो रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा, और जब रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा तो होगा क्या, वो एक दूसरे से दूर भागेगा, इसलिए एक्युमुलेट नहीं करता है ना। अगर हाँ एक्युमुलेट एक बार कराया, फिर से सर। हाँ बेटा समझा देता हूँ। चलिए, तो हम थोड़ा पिछले स्लाइड में जाता हूँ, पिछले स्लाइड में आसानी हो जाएगा हमको समझाने में। देखिए, ये आपका हो गया हेड, और हेड पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। सोडियम तो आयनिक फॉर्म में रहेगा, आयोनाइज होकर के आपका सॉल्यूशन में चला गया। हेड हो गया आपका कौन? ऑक्जेलेट एंड सी डबल ओ माइनस, तो इस पर माइनस और इस पर माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करने लगेगा, नजदीक नहीं आने देगा। जब नजदीक नहीं आने देगा, ठीक है, तो होगा क्या, वह एक ये क्या, हेवी मास में नहीं बदलेगा, कोगुलेट नहीं करेगा। जब हेवी मास में नहीं बदलेगा तो सेटल डाउन नहीं करेगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबलाइज कर जाएगा। तो कोलोइडल पार्टिकल जितने भी होते हैं, सब पर कुछ ना कुछ चार्जेज डेवलप होते हैं। कैसे ये चार्जेज डेवलप होते हैं? कुछ तो आप पहले से ही जानते हैं, जैसे एबोनाइट रेड ले लिए, उसको रेशम के कपड़ा पर रगड़ दिए, या हम लोग स्टूडेंट लाइफ में बहुत करते थे, अपना अपना पेन लेते थे या कंघी लेते थे ना, अब बाल में रगड़ करके उसको पेपर उठाते थे तो हो जाता, तो चार्जेज डेवलप करता था। तो कोलोइडल पार्टिकल में भी चार्जेज डेवलप कर जाते हैं ना, और इस चार्जेज के चलते वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। क्यों स्टेबलाइज हो गए? सेम चार्जेज एक दूसरे के करीब नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि रिपल्शन होगा, और जब रिपल्शन होगा तो एकुमुलेशन नहीं होगा, तो हेवी मास में वह नहीं बदलेगा और सस्पेंडेड रहेगा, इस तरह से स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप से रिलेटेड याद रखेंगे। सोप सोल्यूशन निगेटिवली चार्ज होता है। एनसीईआरटी में भी आप खोलिएगा तो बाएं साइड में आप एनसीईआरटी में जाइएगा तो देखिएगा कि एक लिस्ट बना हुआ है कि कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन पर कौन सा चार्जेज होगा, वो आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कुछ टेक्निक मैं बताऊंगा कि कैसे पकड़ा जाता है। देखिए, मिसेल्स का डायग्राम देख लीजिए कैसा होता है, एनिमेटेड डायग्राम ही। साबुन देखिएगा, झाग बनता है तो इस तरह से दिखाई देता है, कोई बबल्स फूट रहा है तो कोई बन रहा है, तो फूट रहा है तो कोई बन रहा है, इस तरह से होता है। चलिए ठीक है, जस्ट आपके लिए है कि मेमोरी में ये सेट कराने के लिए इसको दिया हूँ। आइए, मिसेल्स आपका डिटर्जेंट हो या सोप हो ना, दोनों का एक ही तरह का फॉर्मेशन होता है, दोनों का क्लीनिंग एक्शन सेम ही है। तो ये आपका ऑयली सब्सटेंसेज है, ये ऊपर वाटर है, वाटर में हम लोग क्या किए, सोप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट सॉल्यूशन तैयार कर लिए, तो ऑयल के तरफ आपका ये टेल चला जाता है, और यही वाटर है, इसको पकड़ के खींचता है ना। तो जो ऑयल या ग्रीजी सब्सटेंसेज जिसके टेल पर लग जाएंगे और ये बाहर निकलेगा, तो उस पर चिपका हुआ तेल और ग्रीज भी बाहर निकल जाता है, इसलिए कपड़ा साफ हो जाता है। इसको देखिए, एक एनिमेशन से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। वाटर जो है उसको खींच रहा है ना, वाटर की तरफ वो जाएगा, और इस तरह से सारे मिसेल्स को वाटर धोता, वाटर में हम लोग डालते हैं, डाल के कपड़ा को ऐसे ऐसे करते हैं, तो वाटर जो है हेड को पकड़ के खींचेगा, और जो टेल है उस पर जो गंदगी लगी हुई रहेगी ना, जैसे ऑयल हो गया, ग्रीज हो गया, डर्ट हो गया, डस्ट हो गया, उसको पकड़ करके खींच लेगा हेड को, तो टेल पर ऑटोमेटिक जो चिपका हुआ सब्सटेंस है वो बाहर निकल गया, इस तरह से आपका कपड़ा जो है आपका साफ हो गया। चलिए ठीक है। सर अमित ज्वाइन करना चाहता है। अमित,
अरे उसको बोलो कि टाइम पर हम लोग 10 मिनट से कम नहीं आज ये किए होंगे, वेट किए होंगे बच्चों का। कल बल्कि ज्यादा वेट किए थे, उसको बोलो तो है ही नहीं, कहाँ है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। मैसेज किया था सर अभी हिंदी ग्रुप। अब देख लो, स्क्रीन तो तुम्हारे सामने है यहाँ पर तुम लोग खुद देखो, वहां पर नहीं है ये। अब तुम लोग सब मैसेज भी किया और आपने गायब। देखिए बेटा, कंपेरिजन ऑफ मल्टीमोलकुलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलकुलर कोलॉइड्स और एसोसिएटेड कोलॉइड, ये तीनों को हम लोग कंपेरिजन थोड़ा करेंगे ना। तो मल्टीमोलकुलर कोलॉइड में हम लोग देखे थे बेटा जी कि स्मॉलर एटम हो छोटा छोटा, जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है ना, मतलब कि ट्रू सॉल्यूशन वाला केस का पार्टिकल हो, और वही आपस में एग्रीगेट कर जाए और एग्रीगेट करने के बाद क्या बना है, कोलॉइडल रेंज में आ जाए तो मल्टीमोलकुलर कोलॉइड बनता है। या ऐसे कह सकते हैं कोई मॉलिक्यूल्स हो, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और एग्रीगेट करके कोलॉइडल रेंज में बदल जाए तो उसको हम लोग मल्टीमोलकुलर कोलॉइड्स कहेंगे। डेफिनेशन बार बार इसको रिपीट करा रहा हूँ, वजह एग्जाम में ज्यादातर पूछे हुए हैं, मल्टीमोलकुलर, मैक्रोमोलकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड। तो मल्टीमोलकुलर का दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, गोल्ड सोल और दूसरा क्या है आपका, सल्फर सोल। आइए एक एक, हाँ, मैक्रोमोलिकुल्स, मैक्रो मीन्स बड़ा होता है। अगर लार्जर मोलिकुलर मास वाले है ना मोलिकुल्स आपस में एग्रीगेट कर जाए, एसोसिएट कर जाए, और एग्रीगेट करने के बाद कोलॉइडल रेंज में बदल जाए तो उसको हम लोग मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स कहते हैं। और एसोसिएटेड कोलॉइड में मैं बताया था कि वैसा सब्सटेंसेज, वैसा पार्टिकल जो कम अमाउंट में हो, लो कॉन्सेंट्रेशन में हो, दे बिहेव जस्ट लाइक electrolyte, good electrolyte, but after a sometimes after some concentration ना, it is converted into colloidal solution। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। आइए कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए, मल्टीमोलकुलर कोलॉइड का डेफिनेशन जस्ट अभी हम डिस्कस कर दिए, आपका मैक्रोमोलकुलर कोलॉइड का डिस्कस कर दिए, इसका डिस्कस कर दिए। इसे बताया फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ना। और उसमें दो वर्ड आया था, क्राफ्ट टेम्परेचर आया था और सीएमसी आया था, क्रिटिकल मिसेल्स कॉन्सेंट्रेशन। ये जो मल्टीमोलकुलर कोलॉइड्स है लायोफिलिक इन नेचर होता है, ठीक है। और इसमें मैक्रोमोलकुलर कोलॉइड्स जो होता है लायोफोबिक इन नेचर होता है, ठीक है। इस और ये जो होता है आपका एसोसिएटेड कोलॉइड, ये बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक दोनों हो सकता है, दोनों तरह के पाया जाता है। अब इसमें मोलकुलर मास इज इंटरमीडिएट होगा, इसमें मोलकुलर मास हाई होता है, इसका मोलकुलर मास हाई होता है। इसमें दीज आर हेल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्सेज, मल्टीमोलकुलर कोलॉइड्स में जो होता है वीक वंडरवाल फोर्सेज लगते हैं। जैसे सल्फर में देख लीजिए, तो सल्फर का एक मोलिकुल दूसरा सल्फर मोलिकुल दोनों के बीच में कैसा लगेगा, वीक वंडरवाल फोर्सेज लगेगा। इसमें जो लगता है स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेज लगेंगे ड्यू टू लॉन्ग चेन है, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा, तो ज्यादा जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेज लगेगा ना, वंडरवाल फोर्सेज लगेगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और एसोसिएटेड कोलॉइड में क्या है, फोर्सेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से इसका एसोसिएटेड कोलॉइड्स में वंडरवाल फोर्सेज बढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका ये। आइए प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल, देखो लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल दोनों को प्रिपेयर हम लोग कराते हैं। लायोफिलिक सोल को प्रिपेयर कराने के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है, कल हम बताए थे बनाने के लिए, स्टार्च ले लिए या सेल्यूलोज ले लिए, गर्म पानी लिए और थोड़ा सा गिवन अमाउंट को उसमें डिजोल्व करा दिए, डिजोल्व कराने के बाद गर्म पानी जो किए हुए थे उसमें एक स्टेयरिंग रड डाल दिए और रड के सहारे उसको हम लोग उसमें डाल दिए, किसको, सेल्यूलोज या स्टार्च के सॉल्यूशन को, और फिर स्टेयरिंग रड से उसको चला देते हैं ना, तो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है, स्टार्च का बन गया, आपका सेल्यूलोज का बन गया, इसी तरह का। तो ये जो हुआ लायोफिलिक सोल का एग्जांपल है। द प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सोल इज वेरी इजी, इट इज डायरेक्टली प्रिपेयर्ड, बट इन द केस ऑफ द क्या कहा जाता है, लायोफोबिक सोल, इट इज नॉट इजी टू प्रिपेयर लायोफोबिक सोल by direct mixing the dispersed phase and dispersion medium. For example, for the preparation of the sulfur colloidal solution, you cannot mix sulfur directly into water to prepare colloidal solution of sulfur। ना सल्फर लीजिए पानी में डाल दीजिए, घुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं घुलेगा, वाटर पोलर है, सल्फर मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, और जब नॉन पोलर है तो पोलर में आपका डिजोल्व करेगा ही नहीं, इसलिए ऐसा होता है। तो
तो हम लोग उसके लिए करते क्या है, सोडियम थियोसल्फेट ले लिए और सोडियम थियोसल्फेट में क्या डाल देते थे, हम लोग डाल देते थे HCl का डाइल्यूट सोल्यूशन डाल देते थे, डालिए और तुरंत उसका मिल्कनेस अपीयर होता था, धीरे धीरे वह पीलापन में बदल जाता था और कोलोइडल सोल्यूशन हम लोग को बन जाता था। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया। तो 4 मेथड से हम लोग लायोफोबिक सोल का प्रिपरेशन करते हैं। पहला हो गया डबल डिकम्पोजिशन। अब AS2O3 ले लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड से उसको पास करा दिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इस सॉल्यूशन से पास करा दिए तो हम लोग का AS2S3 का सोल मिल जाता है। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड ले लिए और हाइड्रोजन सल्फाइड से उसका रिएक्शन करा दिए, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, सल्फर का सोल मिल गया। या एक एग्जांपल हम और दिए सल्फर सोल प्रिपेयर करने के लिए, तो ये हाइपो ना, सोडियम थियोसल्फेट, उसका निक नेम जो है ना, पुकारू नाम हम लोग हाइपो से जानते हैं, ठीक है। और हाइपो में जब हम लोग HCl सोल्यूशन डालते हैं तो सल्फर सोल में वो बदलता है, सल्फर सोल का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से ऑरियम क्लोराइड ले लिए और फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन डाल दिए, तो यहाँ पर रिडक्शन होता है, ऑरियम आपका अलग हो गया, फॉर्मिक एसिड और HCl अलग हो गया। उसी तरह से आपका ये क्वेश्चन NCERT में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट हैपेंस व्हेन फेरिक क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड ना, तो फेरिक क्लोराइड को हाइड्रोलाइज कीजिएगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, और HCl निकलता है। तो ये मेथड है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन अभी सिर्फ यहाँ से पूछा है, फेरिक क्लोराइड को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या बनता है, यही से क्वेश्चन बनता है, पूछे हुए हैं अभी तक, इसको तो जानना आपको जरूरी है जो कुछ दिया है। आइए नेक्स्ट मेथड है आपका प्रिपेयर करने का, मैकेनिकल मेथड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रीडिंग आर्क प्रोसेस, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 रड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2 रड ले लेते हैं। सपोज ये रड है मेरा ना, ये गोल्ड है या प्लेटिनम है या सिल्वर है, ठीक है। एक में हम लोग किए क्या कि वायर का निगेटिव पोर्शन 2 बार जोड़ दिए दोनों इलेक्ट्रोड में, ठीक है। एक को हम लोग पॉजिटिव की तरह यूज करेंगे, एक को निगेटिव की तरह जोड़ेंगे और प्लग लगा दीजिए। लगाने के बाद ऐसे से कीजिए, शॉर्ट सर्किट होता है या आग फेंकेगा। ये हीटर इसी थ्योरी पर काम करता है ना, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को मिलाइएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, फ्लो करने से क्या होता है, हीट में बदल जाता है, हीट एनर्जी रिलीज होगी ना। आई स्क्वायर बराबर आई, एच बराबर आई स्क्वायर RT फार्मूला से फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड को आप आपस में स्ट्रक कीजिएगा तो पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा, तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उस हीट एनर्जी से क्या होगा, दैट हीट एनर्जी इज सफिशिएंट टू डिसइंटीग्रेट the electrode used that might be made up of gold, silver और platinum, वह गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम का बना हुआ हो सकता है, ठीक है। और उसमें क्या होगा, वह कोलोइडल रेंज में आ जाएगा और डिस्पर्शन मीडियम में हम लोग करा रहे हैं, ठीक है, जिससे वह कोलोइडल सॉल्यूशन में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर रेड कलर का इलेक्ट्रोड दिखाए हैं, यह सिल्वर हो सकता है, गोल्ड ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं। इसको सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम डाल दिए और आइस बाथ में रख दिए, मतलब चारों तरफ से आइस रखा हुआ है, किस लिए, कंडेंसेशन फास्ट होने के लिए। अब जब पॉजिटिव निगेटिव स्विच को जब ऑन करके दोनों को स्ट्राइक कराएंगे तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उस हीट एनर्जी से यह उसमें डिजोल्व हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द कोलोइडल रेंज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। हाँ एक चीज और बताएंगे बेटा, बुक टू बुक ये डाटा वेरी करेगा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, किसी किसी बुक में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो घबराना नहीं, जो NCERT का डाटा होगा उसको तुम फॉलो कर लेना, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के रेंज वाले पार्टिकल इसमें आ जाते हैं और जिससे वह कोलोइडल सॉल्यूशन में बदल जाता है। यही है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रीडिंग आर्क प्रोसेस। एक और होता है मैकेनिकल प्रोसेस, वो इसमें नहीं मैं ऐड कर पाया हूँ, ठीक है। उसमें जाता देखे हैं, गांव देहात में जाता होता है, ऐसे ऐसे करके गेहूं पिस दिए, चावल पिस दिए, देखे हैं, चक्की, यस सर। हाँ बस उसी तरह के एक मशीन होता है, ठीक है, कोलोइडल मशीन उसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि जाता की तरफ फिट कर दिए, जाता के किनारे किनारे जो ये क्या कहा जाता है, आटा रखने वाला होता है जिसमें पिसा करके गिरता है, वहां पर आप डिस्पर्शन मीडियम डाल दीजिए और जिस चीज का हमको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, उसको लेकर के ग्रीन कर दीजिए। तो अगर वह बार बार ग्रीन करने से कोलोइडल रेंज में आ गया
तो डिस्पर्शन मीडियम में जाते ही वो कोलोइडल सॉल्यूशन बना देगा। ये मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। ये भी एक मेथड आपका इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रीडिंग आर्क मेथड भी कहलाता है ये, ठीक है। दूसरा देखिए पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन है क्या, तो जैसे कोई प्रिसिपिटेट बन गया, तो कोई भी प्रिसिपिटेट जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट हो, उसमें हम लोग करते क्या है कि पेप्टाइजिंग एजेंट या कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला करके, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिला करके इट इज कन्वर्टेड इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन, तो उस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन कहते हैं। तो ये कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, उल्टे भागते आई ना, पेप्टाइजेशन वर्ड ना। पेप्टाइजेशन क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग freshly precipitate into colloidal solution by adding a small amount of electrolyte। कोई भी, जैसे कोई भी colloidal solution था, कोई भी precipitate है, जैसे हम लोग क्या कहा जाता है, कोई भी क्लोराइड आयन ले लीजिए, NaCl ले लीजिए और उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल दीजिए, तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रिसिपिटेट मिल गया। या कोई कोलोइडल सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है, और उसमें ये क्या कहा जाता है, जब प्रिसिपिटेशन हो जाए किसका, कोलोइडल पार्टिकल का, तो जो तुरंत का प्रिसिपिटेट हो उसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिला दीजिएगा, ठीक है, तो होगा क्या, कन्वर्ट कर जाएगा किस में, कोलोइडल सॉल्यूशन में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग पेप्टाइजेशन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किए वो स्टेबलाइजर का काम करता है, इसको स्टेबल बनाने का काम करता है, वह पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, पेप्टाइजेशन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलोइडल प्रिसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन। अब आइए प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ना। तो पहला मेथड है आपका डायलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कभी कभी क्वेश्चन आता है इससे, डायलिसिस से और इलेक्ट्रोडायलिसिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से। प्यूरिफिकेशन हम लोग करते क्या है, क्यों है वो देखिए। कोलोइडल सॉल्यूशन में कुछ इम्प्योरिटीज रह जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट उसमें रह सकता है, या वैसा पार्टिकल जिसका साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल हो, और उसमें वो रहेगा, तो होगा कि आपको कि इम्प्योरिटीज का काम करेगा, वह आपको ये प्रिसिपिटेट में बदल सकता है। तो उसको हम लोग करते क्या है, हटा देते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। मतलब कि द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। इट इज परफॉर्म्ड बाय डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चलिए अब 1 by 1 करके हम लोग देखेंगे। डायलिसिस के लिए हम लोग करते क्या है, एक सेलोफान ले लीजिए या यूरिनरी ब्लडर ले लीजिए या पर्चमेंट पेपर का बना हुआ बैग ले लीजिए, उसमें कोलोइडल सॉल्यूशन डाल दीजिए। कोलोइडल सॉल्यूशन डालने के बाद उसमें क्या कहा जाता है, वाटर फ्लो करा दीजिए। तो वाटर फ्लो जो होगा आपका, तो पर्चमेंट पेपर क्या है, ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है, यूनिट मेम्ब्रेन कहलाता है, हर चीज को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो जो सोल्यूट पार्टिकल है जिसका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, वाटर के फ्लो के साथ क्या होगा, वो भी फ्लो करके बाहर निकल जाएगा, जिसके चलते आपका कोलोइडल पार्टिकल उसमें रह जाते हैं और वह प्योर फॉर्म में रहेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। देखिए एक डायग्राम इसमें, तो ये हो गया आपका डायलेजिंग मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये सेलोफान का बना हुआ हो सकता है, पर्चमेंट पेपर का बना हो सकता है, यूरिनरी ब्लडर का बना हुआ हो सकता है। इसमें हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन डाल दिए, ठीक है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन अगर इम्प्योर हो तो उसमें हो सकता है क्रिस्टलोइड भी प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। 1 नैनोमीटर से छोटे वाले जो होंगे वह ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल कहलाते हैं। अब इसको हम लोग एक टब में रख करके इधर से वाटर फ्लो करा देंगे, तो वाटर के फ्लो के उसके मूवमेंट के वजह से जब वाटर इससे होकर के गुजरेगा, तो जो सोलुबल पार्टिकल होगा वाटर में, या ये छोटा छोटा जो पार्टिकल होगा उसको फ्लो करा के बाहर निकाल देगा। और इस तरह से इसमें जो आपका क्या कहा जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, वो प्योर हो जाता है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन ना। तो ये हो गया आपका डायलिसिस। हाँ, इसी चीज में कीजिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा दीजिए, 2 इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरा नेगेटिव प्लेट, और इसका डायलिसिस करा दीजिए। तो व्हेन डायलिसिस इज परफॉर्म्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। उसका डायग्राम देख लीजिए,
हैं। इसमें हम लोग किए क्या, parchment पेपर है, ये यूरिनरी ब्लडर है, यूनिट मेम्ब्रेन है, इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिए, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एनोड है एक आपका कैथोड है, वाटर इधर से फ्लो करा दिए। तो इससे होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा तो मूवमेंट ऑफ आयन जो होगा वो फास्ट हो जाएगा, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसमें अपोजिट चार्जेज, जैसे सपोज कि यहाँ माइनस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज मूव करके इसके तरफ चला जाएगा, सपोज कि पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट है तो ये मूव करके निगेटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ आयन जो होता है फास्ट हो जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस में ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज द charge particle or positive charged particle will move fastly toward the opposite electrode। आइए, आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। कोलोइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रिपेयर ये फिल्टर्ड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से कोलोइडल सॉल्यूशन को हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब पोर साइज जो होता है उस पोर साइज से आसानी से आपका कोलोइडल पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप अल्ट्रा ये, तब इसके लिए हम लोग करते क्या है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं। क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो सबसे पहले हम लोग फिल्टर पेपर ले लिए और फिल्टर पेपर में क्या करा दिए हम लोग, तो कोलियोडीन इस पर छिड़क दिए। क्या डाल दिए, कोलियोडीन में इसको डुबा करके निकाल दिए। ठीक है, और कोलियोडीन है क्या, तो 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। कोलियोडीन कैसे बनता है, तो कोलियोडीन आपका 4% नाइट्रोसेल्यूलोज मिला देते हैं किसके सोल्यूशन में, अल्कोहल और ईथर का सोल्यूशन तैयार किए, दोनों को मिक्स किए, दोनों मिक्स कर जाएगा, उसमें हम लोग नाइट्रोसेल्यूलोज 4% डिजोल्व करा दिए, कोलियोडीन आपका तैयार हो गया। अब इस कोलियोडीन को किए क्या, इस फिल्टर पेपर में दे दिए, मतलब फिल्टर पेपर को कोलियोडीन में डुबा दिए, तो जो पोर का साइज जो होगा वो छोटा हो जाएगा, भर जाएगा इससे कोलियोडीन से। अब उसमें हम लोग करते क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का स्प्रे कर देते हैं, जिससे ये फिल्टर पेपर क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। अब इसी फिल्टर पेपर से कोलोइडल सॉल्यूशन इसमें डाल देंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग, फिल्टर कर देंगे। ठीक है, तो जो इम्प्योरिटीज होगा, ये इम्प्योरिटीज होगा वो आपको क्या होगा, इसमें छन जाएगा। ठीक है, स्मॉलर इम्प्योरिटीज भी छन जाएगा और प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन इसमें आकर के जमा हो जाएगा। फिर से देखिए बेटा, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से कोलोइडल पार्टिकल को हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते हैं, इवन इम्प्योरिटीज नहीं कर सकते, इम्प्योरिटीज भी बाहर आ जाता है। तब हम लोग करते क्या है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार करते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार करने के लिए क्या करते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को कोलियोडीन में डुबा देते हैं। ठीक है, उस पर फॉर्मल्डिहाइड का स्प्रे कर देते हैं, जिसके चलते हार्ड हो जाता है। कोलियोडीन के यहाँ पर काम क्या है, टू डिक्रीज द साइज ऑफ पोर ऑफ द फिल्टर पेपर। और ये कोलियोडीन प्रिपेयर होता क्या है, इट इज 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज मिक्स्ड इन इथाइल अल्कोहल एंड ईथर। यह इथाइल अल्कोहल और ईथर में मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड का काम क्या है, ऊपर से जब फॉर्मल्डिहाइड छिड़किएगा तो इट हार्डेन्स द फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर को हार्ड बना देता है ना। अब अल्ट्रा फिल्टर तैयार है, उसमें हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन छान लेंगे, फिल्टर कर देंगे। तो इवन माइन्यूट पार्टिकल जो होगा, ठीक है, जो इसका साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, वो भी फिल्टर हो जाता है इसमें। ठीक है, अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, एक एक करके हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते चले जाएंगे। तो 9th में इसका कुछ प्रॉपर्टीज आप पढ़े हुए हैं, जैसे टिंडल इफेक्ट ना, और इसका एग्जांपल था 9th क्लास में, आप देखे होंगे कि जैसे आप छत है, आपका छत अगर छप्पर का बना हुआ हो, क्या कहा जाता है, हाँ, या टाइल्स का बना हुआ खपड़े का मकान हो, तो उसमें देखिए कि रोशनी दिन में आएगा, वहां से ऐसे करके देखिए तो इधर लाल हो जाता है। तो जो पार्टिकल जो आ रहा है, लाइट आ रहा है, उसको देखिएगा कि गोला गोला इस तरह से उसमें डस्ट पार्टिकल जिग जैग मोशन में होते रहता है। तो जब when the light will incident on the colloidal particle being in larger size, it will scatter the light in different direction, due to which the path of the light becomes visible, जिसके चलते इसका path जो होता है visible होता है। This effect is known as Tyndall effect, and the zigzag motion of the colloidal particle is known as Brownian movement, और उसके zigzag motion को हम लोग Brownian movement कहते हैं। ठीक है, अब देखिए colloidal solution जो होते हैं different कलर का शो करते हैं। ठीक है, क्या शो करेगा, आपका कलर शो करता है। और कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है,
ठीक है। दूसरा साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड किया, दो चीज हो गया आपका ना। पहला हो गया साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, दूसरा हो गया नेचर ऑफ द पार्टिकल, और तीसरा हो गया वेवलेंथ ना, जो लाइट यूज कर रहे हैं देखने के लिए कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पास कर रहे हैं, ठीक है, तो उस लाइट के वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। और चौथा द मैनर बाय विच यू आर ऑब्जर्विंग द टिंडल इफेक्ट, यानी चार फैक्टर हो गया, पार्टिकल का साइज, दूसरा नेचर ऑफ द पार्टिकल, तीसरा हो गया वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट, और चौथा हो गया द मैनर और द एंगल बाय विच यू आर ऑब्जर्विंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू, वाटर और मिल्क को अगर देखिए आप तो यह ब्लू दिखाई देगा, कब? व्हेन इट इज व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट के डायरेक्शन में देखिए तो ये क्या होगा आपका, आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा। एंड रेड व्हेन व्यूड बाय द ट्रांसमिटेड लाइट, अगर ट्रांसमिटेड लाइट द्वारा देखिए ना तो उसमें आपका यह रेड कलर का दिखाई देगा। फाइनेस्ट गोल्ड सोल इज रेड इन कलर एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज इट्स अपीयर्स पर्पल देन ब्लू एंड फाइनली गोल्डन, और बाद में वह गोल्डन कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर पार्टिकल साइज पर डिपेंड कर रहा है। मिल्क वाला जो एग्जांपल दिए, रिफ्लेक्टेड लाइट में देखिए तो ब्लू कलर हो गया, ट्रांसमिटेड लाइट में देखिए तो वह रेड कलर का दिखा दिया। यह किस चीज पर? द मैनर पर डिपेंड कर रहा है यह, ठीक है। आइए कुछ और पार्ट हम लोग देखते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कैसा होता है। तो देखिए इस तरह से होता है, लाइट जब पड़ेगा उस पर, इस पर कोलोइडल पार्टिकल पर, तो पार्टिकल करेगा क्या, उस पर स्ट्राइक करेगा, तो उसको मोमेंटम के चलते क्या होगा, पार्टिकल ऐसे डायरेक्शन चेंज करेगा। तो डायरेक्शन चेंज करने में लाइट क्या हो गया, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वही जिग जैग मोशन में दिखाई देने लगता है। इसी जिग जैग मोशन को हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। देखिए दूसरा डायग्राम, कलरफुल डायग्राम, ब्राउनियन मूवमेंट है, लाइट पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल है, पार्टिकल पर लाइट पड़ा है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जिसके चलते पाथ क्या होता है, विजिबल हो जाता है। ये सब पाथ दिखलाया हुआ है, पाथ विजिबल हो गया, तो इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन हम लोग देख रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है। तो देखिए कोलोइडल पार्टिकल जो होता है वो चार्ज पार्टिकल होता है, और चार्जेज कई वजह से उस पर डेवलप कर सकते हैं। एक तो हो गया फ्रिक्शन की वजह से ना, मैं बताया कि आप क्लासरूम में करते हैं, कंघी ले लिए या पेन ले लिए, बाल पर ऐसे ऐसे रगड़ दिए, छोटा छोटा टुकड़ा उठा लिए, मतलब वहां पर भी चार्ज डेवलप करा के आप दिखला रहे हैं। कैसे? बाय फ्रिक्शन। तो जब कोलोइडल पार्टिकल जब आपको फ्लो करता है या कोलोइडल पार्टिकल है तो उसमें किसी से अगर वह स्ट्राइक कर जाए या फ्रिक्शन हो जाए, स्पेशली देखिए व्हेन रिवर वाटर इज फ्लोइंग इट कैरीज colloidal particle or several larger particle also during the course of the flow of the river, they are undergoing the frictional force, और उसमें फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उसमें चार्ज डेवलप कर जाता है। तो एक मेथड हो गया ये, ठीक है। दूसरा मेथड हो गया कि किसी के कटायन को अब्जॉर्ब कर ले, किसी के अनायन को एब्जॉर्ब कर ले, या कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो उसको एक्सेप्ट कर ले, या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। तो ये हो गया दूसरा मेथड हो गया, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पर चार्ज डेवलप करेगा। और सबसे जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है ना, वो है आपका कि कोलोइडल पार्टिकल जो होता है कोई कटायन को एब्जॉर्ब कर ले या अनायन को एब्जॉर्ब कर ले तो उस पर चार्ज डेवलप कर जाएगा, और सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी यही है। द सोल पार्टिकल एक्वायर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, चाहे तो वह पॉजिटिव आयन एडजॉर्ब कर लेगा या नेगेटिव आयन एडजॉर्ब कर लेगा। और ये जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कब पॉजिटिव एडजॉर्ब करेगा कब नेगेटिव एडजॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इसको मैं समझाऊंगा आपको, उसमें आपको यही याद रखना है कि जो कॉमन आयन होगा वही एडजॉर्ब होता है। तो एक वर्ड भी मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, कॉमन आयन कहाँ पर डाला हूँ, हाँ देखो, आयन अगर कॉमन हो वही एडजॉर्ब होता है, बस एक ही याद रखना है, ठीक है। और इसको आगे हम समझा रहे हैं एग्जाम्पल लेकर के। तो आपका फेमस जो चार्ज डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी है। क्या नाम है उसका? प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी है। आइए अब इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग किए क्या कि पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्वेंट ले लिए, ध्यान से सुनिएगा, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्वेंट ले लिए और उसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड कर दिए। मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड यहाँ ज्यादा होगा और सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किए हैं, सॉल्यूट का अगर काम कर रहा है तो ये कम होगा। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो आपको क्या बनेगा, ये बनेगा सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट निकल गया आपका,
ठीक है। तो ये जो सिल्वर आयोडाइड है, यही ना हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो देखिए सिल्वर आयोडाइड हम लोग ले लिए प्रिसिपिटेट को, ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल बनाएगा, ये कोलोइडल रेंज में रहेगा। अब इसमें और इसमें जो सॉल्वेंट है उसमें दोनों में मिला देना है, आपको देखना है कि कॉमन कौन है। तो देखिए तो इन दोनों में कॉमन कौन है, आई है या सिल्वर है? हाँ जी बोलो। आए सर। आई है बेटा, तो आई एडजॉर्ब कर लिया, आई माइनस ना, आई माइनस प्रिफरेंशियली एडजॉर्ब कर लिया। पोटासियम को यह एडजॉर्ब नहीं कर रहा है क्योंकि वो कॉमन दोनों में से पोटासियम है ही नहीं। आई माइनस आपका कॉमन है दोनों में, आयोडाइड आयन को ये एडजॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो कैसा चार्ज डेवलप करेगा, आयोडाइड पर माइनस चार्ज था, इसलिए इस कोलोइडल पार्टिकल पर कैसा चार्ज डेवलप कर जाएगा, आपका निगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, ठीक है। अब आइए अब दूसरा एग्जांपल देखिए। अब हम लोग किए क्या कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिए, सॉल्वेंट ले लिए। तो सॉल्वेंट लेंगे तो ये लार्ज एक्सेस में रहेगा, आपको लार्ज अमाउंट में रहेगा, और सॉल्यूट में पोटेशियम आयोडाइड ले लिए, ठीक है। दोनों का रिएक्शन कराइएगा, प्रोडक्ट हम लोगों के पास एकदम सेम बनेगा, ठीक है। अब इसमें और इसमें कंपेयर आप करा दीजिए कि दोनों में से कौन सा आयन जो है से कॉमन है। तो देखिए ये सिल्वर आयोडाइड ये ले लिए, सिल्वर आयोडाइड का ये ले लिए हम लोग कोलोइडल पार्टिकल, और दोनों में कॉमन जो है से सिल्वर कॉमन है, सिल्वर पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, और इस तरह से कोलोइडल पार्टिकल जो बना आपका, वो आपका कैसा कोलोइडल पार्टिकल बन गया, पॉजिटिव कोलोइडल पार्टिकल डेवलप कर गया। तो इसमें चार्ज डेवलपमेंट में कोई दिक्कत है तो पूछिए। कि आगे बढ़ूं फिर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े बेटा। यस सर। ठीक है देखिए, अब देखिए एक यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लिए सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, और ये सिल्वर आयन को एडजॉर्ब कर लिया, पॉजिटिव चार्ज बना लिया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो उसका जो आयोडाइड कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट है आयोडाइड, वो कहाँ जाएगा, तो उसको भी जो है से ये एडजॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है, खींच लेगा, उसी के आसपास रहेगा ना, मतलब कि सॉल्यूशन में रहेगा। प्लस है तो उसका काउंटर पार्ट आयोडाइड है, तो वो यह यहाँ पर आपको रहेगा। एक चीज रुक जाइए जरा सा, तो इसका जो काउंटर आयन जो रहेगा प्रेजेंट, वो उसके बगल में सॉल्यूशन में ही रहेगा, ठीक है। इसमें अब दो लेयर बन गया, एक तो हो गया कि ये सिल्वर आयोडाइड हो गया, ठीक है, इसको हम लोग फिक्स्ड लेयर बोलते हैं, क्या कहते हैं, फिक्स्ड लेयर कहते हैं। और इसका जो इधर वाला पार्ट बन गया उसको हम लोग मोबाइल लेयर कहते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। combination of two layer of opposite charges around the colloidal particle, colloidal particle के अराउंड जो होगा अपोजिट चार्ज लेयर बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल दिया मैं सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर आपका प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये फिक्स्ड लेयर का काम करेगा, और इसका जो काउंटर पार्ट जो आपका सिल्वर आयन को जो एडजॉर्ब किया था प्रेफरेंशियली, उसका काउंटर आयन भी तो सॉल्यूशन में रहेगा प्रेजेंट आपका, उसके आयन यहाँ पर रहेंगे और एक साथ रहेंगे। तो ये जो लेयर बन गया, दो लेयर बन गया, एक इस ये लेयर हो गया और एक लेयर ये हो गया, ये आयनिक फॉर्म में है और ये तो डायरेक्ट एसोसिएटेड होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग फिक्स्ड लेयर कहते हैं, फर्मली हेल्ड रहता है इसलिए फिक्स्ड लेयर कह दिए। इसको हम लोग मोबाइल लेयर कहते हैं, और इसी को हम लोग डिफ्यूज्ड लेयर भी कहते हैं। तो जब चार्जेज का जहां पर भी सेपरेशन हो, ठीक है, अपोजिट चार्जेस डेवलप कर रहे हो, चार्जेस का सेपरेशन, वहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड इन बिटवीन टू लेयर्स ना, और इस टू लेयर्स का नाम क्या है, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ना। दिस पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल। तो क्वेश्चन हालांकि अभी तक बोर्ड में यहाँ से पूछा नहीं है कि व्हाट इज जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, लेकिन फ्यूचर में पूछे जाने की संभावना है। व्हेन द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज set up in between the colloidal particle and its charged particle, the potential difference is set up, the potential difference between the two layer, that is fixed layer and diffused layer, is known as electrokinetic potential or zeta potential. Is it clear now? यस सर।
चलिए बेटा, तो फिर मैं नेक्स्ट पर आ रहा हूँ आपको, चार्जेज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। ठीक है, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया हुआ है लैंग्वेज। इफ FeCl3 इज एडेड टू एक्सेस ऑफ हॉट वाटर, अगर FeCl3 को एक्सेस ऑफ हॉट वाटर में ले लीजिए तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज सोल ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ Fe3+N ना। तो यही फेरिक क्लोराइड क्या होगा, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, हाइड्रोलाइज कराने के बाद फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है और ये हाइड्रेटेड होता है। और प्रिफरेंशियली किस चीज को एडजॉर्ब कर लेगा, ये Fe3 को एडजॉर्ब कर लेगा। क्यों एडजॉर्ब कर लेगा, तो देखिए इसमें FeCl3 है, इसमें और इसमें कॉमन क्या हो गया आपका, Fe3 कॉमन हो गया, इसीलिए इसको एडजॉर्ब कर लेता है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ से डेवलप कर जाता है। उसी तरह से है नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसका, व्हेन फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू कॉस्टिक सोडा a negative charge सोल is obtained with adsorption of hydroxide ion। अगर हम लोग इसी फेरिक क्लोराइड को कॉस्टिक सोडा में डाल दे तो उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप करता है। क्यों डेवलप करता है, वो देखिए फेरिक ऑक्साइड में सबसे पहले बदल गया ये। अब हम लोगों को इसमें कॉस्टिक सोडा में और फेरिक ऑक्साइड में, ठीक है, कॉमन क्या है, तो आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, तो यहाँ वाटर का OH कंसिडर कर लिया, ये OH माइनस आपका कंसिडर कर लिया हाइड्रोक्साइड का, और इसीलिए OH माइनस को ये क्या कर लिया, प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब कर लिया। ठीक है, क्योंकि सोडियम तो एडजॉर्ब कर नहीं सकता है, ये जब भी करेगा तो OH माइनस कॉमन कैसे हम लोग ले लिए, H2O की वजह से कॉमन कर दिए इसको, और इसीलिए एडजॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है। अब है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोफोरेसिस। बोर्ड में कम से कम 10 बार पूछ चुका होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, या लैंग्वेज दे दिया कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो व्हेन कोलोइडल सॉल्यूशन इज टेकन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल in between two electrodes and electricity is passed, then a positively charged particle will move toward opposite electrode. This phenomenon is known as electrophoresis। ठीक है, अब हिंदी में सुनिए, होता क्या है कि कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिए, क्या ले लिए, कोलोइडल सॉल्यूशन ले, एकदम सिंपल डायग्राम से समझा रहा हूँ। कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिए, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है, एक एनोड ले लिए, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर निगेटिव चार्ज, दोनों को हम लोग वायर लगा के जोड़ दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। अब इसमें हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिए, क्या ले लिए, कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, और करंट फ्लो करा दिए। ठीक है, तो कटायन के तरफ जो होगा निगेटिव चार्ज जो होगा वो कटायन इधर निगेटिव चार्ज एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, और वैसा आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करने लगेगा ना। अब माइग्रेट करने लगेगा, चार्ज का एक जगह एक्युमुलेशन होने लगेगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, अब कोगुलेट होकर के वहां पर गिर जाएगा डिपोजिशन के चलते। ठीक है, तो उसमें होगा क्या आपका कि वह प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को फ्लोकुलेशन या कोगुलेशन कहते हैं हम लोग, प्रिसिपिटेशन भी कहते हैं हम लोग इसको, लेकिन मेनली हम यहाँ पर एम्फेसिस दे रहे हैं electrophoresis। What is electrophoresis? When electric current is passed through the colloidal solution in the electrolytic cell, then the opposite charge particle of colloid moves towards the opposite electrode. This phenomenon of separation of charges of colloidal solution is known as electrophoresis, और इस phenomenon को ही हम लोग electrophoresis कहते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन में, कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन। तो देखिए जैसे दूध ले लिए, दूध में थोड़ा सा आप मट्ठा डाल दीजिए, तुरंत कोगुलेट कर जाएगा, दूध फट जाएगा। तो वही फटना क्या हुआ यहाँ पर, कोगुलेट हो गया। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो कोगुलेट हो गया। ब्लीडिंग हो रहा है, FeCl3 घोल करके उस जब ब्लीडिंग की जगह पर डाल दीजिए, तुरंत कोगुलेट करा देगा। ठीक है, फाका जम जाएगा, प्रिसिपिटेशन होगा, उसी प्रोसेस को कोगुलेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रिसिपिटेशन और फ्लोकुलेशन। इसका तीसरा नाम भी नोट कर बेटा ना, कोगुलेशन या प्रिसिपिटेशन, इसका तीसरा नाम है फ्लोकुलेशन। कोगुलेशन, प्रिसिपिटेशन दो नाम हो गया, और तीसरा हो गया फ्लोकुलेशन। है क्या ये, तो प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल in the presence of electrolyte is known as coagulation, या सिंपली कहिए तो precipitation और settling down of colloidal particle is known as coagulation और precipitation और flocculation। ठीक है, अब ये coagulation जो होता है या precipitation जिसको कहें, या आपका कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस ना, कई मेथड से होते हैं, 5 मेथड है मैं दिखला रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कल डिस्कस करता हूँ ना। टाइम कितना हो गया बेटा,
8। वो अभी 5 मिनट और डिस्कस करते हैं कि छोड़ दें, 4 मिनट और बचा हुआ है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है? क्या चीज बेटा? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ओस्मोसिस जैसे हम पढ़ा चुके हैं आपको। ओस्मोसिस में क्या था? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू टुवर्ड्स द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यही ना पढ़ाया था। थोड़ा सा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ओस्मोसिस हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में करा देंगे तो वही हो गया आपका इलेक्ट्रोओस्मोसिस। उसमें 2 इलेक्ट्रोड रहेगा आपका। ठीक है, तो आज इतना ही बेटा, फिर फिजिक्स का टाइम आपका हो गया। फिजिक्स क्लास के लिए आप लोग जाइए। और ये सब समझने वाला है, थोड़ा थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद रहेगा। क्लास आप लोग मिस नहीं करें।